घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। पीएम मोदी के दलित वाले बयान पर सरगर्म हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा कमजोर हुए पीएम, संसद के बजाय बाहर रहे हैं बोल। मायावती ने कहा 2 साल बाद जगी है सरकार। और कश्मीर में जारी हिंसा के बीच राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। कहा वाजपेयी की पहल दोहराने की है जरूरत। सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे की। कल आपको बता दें, चाहे टाउन हॉल का मामला हो, कल तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरक्षा को लेकर के बोलते हुए नजर आए। कल उन्होंने काफी आक्रामक तरीके से बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर गोली चलानी है मुझ पे चलाओ, दलितों पर मत चलाओ। इन तमाम बयानों को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। कल का वो आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। जो लोग समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। मैं राज्य सरकारों से भी कहता हूं कि हमारी कृषि को बचाने के लिए, हमारे किसान को बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए, और जो बात विनोबा भावे कहते थे, जो बात महात्मा गांधी कहते थे, जिस गौरक्षा के लिए विनोबा जी ने आमरण अनशन किया था, जिस गौरक्षा के लिए भारत के संविधान में निर्देश है, उस गौरक्षा की बात, जिस बात को गांधी ने माना हो, वो गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है। वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। तो ये तमाम बातें कल कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसके बाद आज इस पर राजनीति काफी हद तक गरमाई हुई है। मायावती ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम बार बार ये आग्रह करते रहे हाउस के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पूरे देश में जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके संबंध में इनको अपना जवाब देना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो सदन में जवाब दे सके, और उनको ये जवाब बाहर देना पड़ा। लेकिन इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस सरकार को बने हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और इन 2 वर्षों के अंदर तो पूरे देश के अंदर खास तौर से गोरक्षा के नाम पर पहले मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जुल्म जाती हुई, और उसके बाद दलितों के साथ बड़े पैमाने पर जुल्म जाती हो रही है। अन्य और क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर दलितों के साथ जुल्म जाती हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो पूरे देश में दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, रोहित वेमुला का कांड आप लोगों के सामने है, ऐसे बहुत से कांड हुए हैं दलितों के ऊपर। लेकिन जो बीजेपी और केंद्र की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये चुप्पी साधे रहे, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। लेकिन अब इनकी आंख क्यों खुली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित
देश के अन्य और कई राज्यों में भी कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद साहू जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इसकी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, कहा गया कि चुनाव है तब आपको याद आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि बड़ा डैमेज हो रहा था जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। मायावती को हमने सुना, गुलाम नबी आजाद इस समय बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दलितों के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं कश्मीर में उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपकी पहली टिप्पणी इस पर। देखिए विपुल जी, प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं बोल रहे हैं, पूरी पार्टी इन विषयों पर एक साथ खड़ा दिखी, चाहे वो संसद में, चाहे सड़क पे, चाहे किसी भी स्तर पर चर्चा जब हुई तो पार्टी ने अपना मत रखा और इसका लगातार विरोध करते रहे। अब ये जो अभी जैसे मायावती जी ने कहा, मायावती जी क्यों बोल रहे हैं, क्यों गुजरात गए, क्यों उनको हर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ या आरएसएस की तरफ उल्टी सीधी बयान क्यों दिए। तो ये जो कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इनके ऊपर भी वो बात लागू होती है और कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है। कई बार तो ये भी आरोप लगा कि कांग्रेस के ही लोग इस तरह की घटना करके फोटो खींच के और उसके एजेंडा कर देते हैं, और बीएसपी के भी लोग, इनके सरकार में कितना गुंडागर्दी हुआ, इनके ही सरकार के होते हुए दलितों का कई बार उत्पीड़न हुआ बड़े लेवल में। नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है बोले इतनी देर से क्यों बोले प्रधानमंत्री, उसके लिए कभी इन्होंने नहीं बोला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा सबका साथ सबका विकास, और अनेक बार उन्होंने दलितों के विकास के लिए कैसे उनका रोजगार क्रिएट हो, कैसे उनका सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, मायावती का क्या जरूरत है वहां गुजरात जाने का। मायावती जी का अगर इतना ही राजनीति करना है, अपना राज्य में जिस प्रकार से वो माँ बेटियों का अपमान किया, औरतों का अपमान किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं मायावती। उनके जो नेता है, हमारे जो एक नेता को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया, इनके नेता जब गलत बोले तो उनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उनका अरेस्ट क्यों नहीं होने दे रहे हैं। ये तमाम बातें हैं। देखिए अभी ये मायावती का सुपड़ा साफ हो गया है। चलिए ठीक, आपने कोई वजूद रह नहीं गया है अपना पक्ष। तो ये विषय और गुलाम नबी आजाद जी का स्थिति आप देखिए जम्मू कश्मीर में, आते हैं पहले सेपरेटिस्ट लोगों के साथ मिलके भड़काते हैं और कहते हैं कि गोली क्यों चल रही है। अरे आप खुद उनको, उनके बच्चे जो वहां सेपरेटिस्ट हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और इनके जो बच्चे आज स्कूल जाना चाहिए उनको पत्थरबाजी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। आनंद जी, आप विषय से भटक रहे हैं। अभी पहला टॉपिक इसी पे रहने दीजिए, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी। शकील साहब आप कैसे देख रहे हैं इस विषय पर, अब क्योंकि अब चुनाव है, आप 4-5-6 महीने के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति काफी गरमाई हुई है, मायावती काफी आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी टिप्पणी आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को। देखिए, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है आज देने का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे बीजेपी के, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुल्क को ताने बाने को तोड़ने पर लगे हैं कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो गौरक्षक के नाम पर का ये दुकान अपनी चला रहे हैं, रात भर वो कुछ करते हैं, सुबह में कुछ करते हैं, ये सब बहुत सारी बातें बोले हैं। इससे मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी और सही जानकारियां हैं, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है करने को। लेकिन सवाल दो है, एक ये है कि इन्होंने दो चीजें हैं, एक पार्टी है एक सरकार है। तो पार्टी तो एक मत है इनकी जी, जो हो रहा है उसी के मतलब। सरकार में यह है कि प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं, कई मंत्रियों की जुबान कुछ अलग है, लेकिन वो भी सरकार में आज तक कायम है। अगर प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने कैबिनेट से कुछ चंद इन तरह के कार्य करने वाले लोगों को ड्रॉप कर देते तो उसका मैसेज बहुत अच्छा जाता और वेलकम होता कि चाहते हैं। अब चुनाव में अब देखिए की बात आ रही है, अब चुनाव से हम इसको नहीं
जोड़ना चाहते हैं कि समाज चुनाव से बहुत बड़ा है। इस समाज में हिंदुस्तान के अंदर हजारों साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक साथ रहे हैं भाइयों की तरह। ये एक दुखद पहलू है कि इस देश का बंटवारा हुआ। उससे भी ज्यादा दुखद पहलू है कि आज हम लोग डिफरेंट पॉइंट पर इस तरह ज्यादा समाज को तोड़ने पर आमादा है कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। कोई एक इशू ही नहीं है, डिफरेंट इशू हो सकता है, कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में। तो ये है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स से जोड़िएगा तो कुछ काम नहीं चलेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स करने में अगर कल मान लीजिए कि बीजेपी को सूट नहीं किया दलित वोट और भी अल्पसंख्यक वोट, माइनॉरिटी वोट, तो फिर क्या प्रधानमंत्री इसी तरह एक्ट करते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे? नहीं। तो पार्टी, हम नहीं समझते हैं कि वोट से इसको जोड़िए, इससे ये जोड़िए जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत सही और अच्छी बात कह रहे हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। चलिए ठीक है, अवधेश जी आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि आज ये वक्तव्य टाउन हॉल में दिया गया, रिपीट किया गया तेलंगाना के अंदर, साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस की तरफ से भी आज ये बात बयान दिया गया कि बहुत सारी जो एंटी सोशल लोग हैं जो कि गौरक्षा के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो आरएसएस का भी ये इस तरीके से सामने आकर के इस पर बयान देना, क्या मायने क्या निकाल रहे हैं आप इसके? देखिए, इसको राजनीति में चुनाव को छोड़ करके बिल्कुल आप किसी चीज का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद लगातार ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी तत्व हैं जो कि गोरक्षा के नाम पर या अन्य दूसरे मुद्दों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर छोटी छोटी जगह हमला कर रहे हैं और उससे सरकार को घेरा जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसको मीडिया इतना उछालती है कि बहुत छोटी छोटी घटनाएं भी लगता है कि भारत में वाकई कुछ ऐसा हो गया है, फासिज्म आ गया है कि एकदम से हमले पर हमले हो रहे हैं। तो वो एक प्रधानमंत्री पर, और जो गुजरात में जो कुछ भी हुआ है पंचायत चुनाव हारने के बाद, भारतीय जनता पार्टी हारी, वहां जिस ढंग से दलितों का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, देश भर के एक्टिविस्ट वहां जो है घुस गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि खड़ा करें, तो इन सब का मनोवैज्ञानिक असर प्रधानमंत्री पर है और उसको ध्यान में रखते उन्होंने बोला है। लेकिन इस बयान का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि पूरे बयान में प्रधानमंत्री ने गो भक्तों के नकली होने, उनके गोरख धंधा करने, उनको समाज तोड़ने पर आरोप तो लगाया है, लेकिन जो लोग गोकशी कर रहे हैं, जो पशु तस्करी कर रहे हैं, गो तस्करी, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। और यह बहुत भयावह स्थिति है। आप अगर एक पक्ष बोल रहे हैं तो दूसरी स्थिति भी आपको बोलनी चाहिए। और इसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्षी दलों को परेशानी इसलिए है कि उनको यह लग रहा है कि कहीं इतना आक्रामक होने से दलितों का वोट और कुछ मुसलमानों का वोट बीजेपी के पक्ष में चला न जाए, तो इसलिए उनकी छटपटाहट अपनी है और उसके अनुसार वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का बयान है वो राजनीतिक लाभ से राजनीतिक हानि ज्यादा पहुंचाने वाला बयान है। जो प्रतिक्रियाएं मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, जो प्रतिक्रिया मैं उनके समर्थकों के अंदर देश भर में देख रहा हूं, और जो स्वयं मेरे मन के अंदर जो प्रतिक्रिया इस बयान के बाद उठा है, उससे यह लगा है कि आप किस आधार पर 80% गौ भक्तों को आप ये कह रहे हैं कि ये गोरख धंधा करते हैं और वो नकली गौ भक्त हैं। आपने कहां से आंकड़ा लिया? टाउन हॉल में उन्होंने 80% कहा, जब कल उन्होंने भाषण दिया उनका तो कुछ लोग, चंद लोग, उन्होंने मुट्ठी भर कर दिया, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि मुट्ठी भर लोग इसको बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इससे चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। एक मैसेज, इससे दुनिया में भी मैसेज, प्रधानमंत्री के बोलने का मतलब यह हुआ कि इस बात को प्रमाण मिल गया कि वाकई इस देश में गाय की रक्षा के नाम पर हमले हो रहे हैं, जो हमले गलत हैं, गलत तत्व हावी हो रहे हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री को यह बयान देने के पूर्व 100 बार सोचना चाहिए था, इस बयान को और संतुलित करना चाहिए था। जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनकी खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन कई बार जब कानून और व्यवस्था की एजेंसियां अपना काम नहीं करती हैं, मान लीजिए गाय की रक्षा का हमारे अंदर भाव है, जहां कानून है वहां अगर पुलिस और सरकार रक्षा नहीं करती है तो कई बार मजबूरी में भी लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ता है, लेकिन यह भी गलत है। तो जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनकी तो आप आलोचना करिए,
लेकिन इसके कारण तो विचित्र स्थिति हो गई कि हजारों लोग गाय की सेवा में लगे हुए हैं, गो रक्षा में लगे हुए हैं। आपको ये लग रहा है, मतलब लब्बो लुआब ये कि राजनीतिक रूप से आप ये करें नुकसान होगा इसका? राजनीतिक रूप केवल मैं देखिए, हमारा विश्लेषण पत्रकार के नाते राजनीतिक रूप से नुकसान का तो है ही है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से देखिए कि बहुत सारे लोग जो गो रक्षा पर लगे हुए हैं उनके साथ कल पुलिस और वो कार्रवाई करेगी, गलत डोजियर बना के देगी, तो उसके पक्ष में खड़ा कौन होगा? इसलिए इस दृष्टि से, और आपने, मैं पहले फिर इसको दोहराता हूं कि उसी बयान में अगर प्रधानमंत्री ने कहा होता कि जिस ढंग से मान लीजिए गो भक्तों में कुछ नकली लोग आ गए हैं और कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो लोग गो अभी भी कानून बनने के बाद गो हत्या में लगे हैं, गो तस्करी में लगे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो संतुलित हो जाता। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक, इस पे पहले बोले थे प्रधानमंत्री, पहले राउंड में टिप्पणी सबसे हो जाए, तस्करी रुकी है, कम हुई है, पहले राउंड में टिप्पणी हो जाएगी। उपेंद्र को भी सुन लीजिए, बोले हैं आनंद जी, उपेंद्र को भी सुन लीजिए। उपेंद्र जी, अब देखिए, प्रधानमंत्री को हमें लग रहा है ना कि भाषण दिया, अच्छा है, कुछ न कुछ बोल दिया, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री को बोलना शोभा नहीं देता है। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, सबसे पावरफुल सीट पर बैठे हुए हैं, आपको मैसेज देना चाहिए, और मैसेज उस समय देना चाहिए इसमें एक घटना घटती है। एक ट्विटर पर एक कमेंट ही काफ़ी होता कि आप जिस तरह से सभा को संबोधित करके बोल रहे हैं, सभा को संबोधित करते हुए आप देश के लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को या पार्टी का जो आपका संगठन है नीचे से ऊपर तक, उसको आप संदेश देते हैं। तो संदेश देने की भाषा एक अलग होती है। ट्विटर पर बैठ करके अगर अखलाक की डेथ हुई, उसके अगले रोज जैसे अखबार में खबरें आई, तुरंत उसको कंडेम कर देते कि ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक घटना है। इतना ही एक शब्द बोल देते हो, फिर उतना लंबा चौड़ा नहीं करना होता कि जो राष्ट्रपति ने कहा, जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, तो इतना लंबा खींच कर जो घुमा फिरा करके बोलते हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आवेश में बोलते हैं, तो हमें लगता है कि एक प्रधानमंत्री को बार बार आवेश में आकर बोलना भी अच्छा नहीं होता। एक विपक्षी नेता को आप बोल सकते हैं, सत्ता के पद पर नहीं बैठे हैं तो बोल सकते हैं, जब सत्ता के पद पर आप बैठे हुए हैं तो सत्ता का इस्तेमाल करते हुए आप संकेत दीजिए, मैसेज दीजिए, कार्रवाई तुरंत होने लग जाएगी। तो एक तो बहुत देर से दिया गया, इसलिए लोगों को शक होगा कि भाई आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। आप देखिए, पहले आनंदीबेन को हटाया गया, उसके पहले स्मृति ईरानी को हटाया गया। स्मृति ईरानी पर भी दलित विरोधी का लगा था और बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था। बिमला की बात आई, उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे जब स्मृति ईरानी ने झूठे सच्चे भाषण किए, उसको सत्यमेव जयते का टैग लगा करके अपने ट्विटर में कर दिया है। तो वो सब जो उससे संकेत किया गया, तो उससे जो संकेत गया वही सब घटना बाद में घटने लगी। तो प्रधानमंत्री को एक तो है कि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हमें याद आ रहा है कि संजय गांधी का एक बहुत बढ़िया था, काम अधिक बातें कम। तो ये है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर आने के बाद काम अधिक करें और बातें कम करें और सही तरह से मैसेज दें। लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। नहीं कुछ करने से बेहतर है कि इन्होंने कह दिया, लेकिन अगर कोई दूसरा तरीका अपनाते मैसेज देने के लिए और इतना इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है, तो उसकी जरूरत क्या थी? वही घटना घटी, गुजरात की घटना घटी, तुरंत आप बोलते कि ये बहुत ही शर्मनाक है, भयानक है, एक को ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम पकड़े। इतने ही कहते, मतलब एक शालीन भाषा से, सौम्य भाषा से आप एक दृढ़ता के साथ एक सेंटेंस में आप अपनी बात रख सकते हैं और संदेश दे सकते हैं। वो संदेश आपकी पार्टी में भी नीचे से ऊपर तक जाएगा, प्रशासन में भी नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो प्रधानमंत्री होता जो इशारों में काम करता है, ये नहीं कि उसके लिए आपको आधा घंटा का भाषण दें उसके बाद कम करवाएं। लेकिन फिर भी मैं स्वागत करता हूं। इसका राजनीतिक रूप से आपको भी लग रहा है नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का? राजनीतिक रूप से देखिए, बिहार में हम देख चुके हैं कि आरक्षण का जो मामला पर उन्होंने जो बोला तो उससे भी नुकसान हुआ, क्योंकि आरक्षण विरोधी भी वहां थे, उनको खराब लगे वो बात। जो आरक्षण विरोधी लोग उनका समर्थन कर रहे थे वो भी कुछ टूट कर भागे, 9.5 लाख नोटा में चला गया वोट। तो उस तरह से सही समय पर से भागवत जी ने कहा था, उसी समय एक लाइन में बोल देते हो, उतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पर बोलते कि नहीं कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये जो समय पर का जो इस्तेमाल ये नहीं करते हैं, ये गलत टाइमिंग उसमें भी थी और गलत टाइमिंग इसमें भी थी, और इसमें हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है। अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं। आनंद साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो विश्लेषक हैं हमारे साथ, 2 वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं कि एक तो जो बयान आया काफी लेट आया, जिस समय घटना हुई उस समय इसकी आलोचना होनी चाहिए थी। अब क्या वजह रही कि पहले टाउन हॉल में, चले ठीक है किसी संदर्भ में उन्होंने बोल दिया, लेकिन कल हैदराबाद के अंदर उन्होंने बाकायदा इस भाषण में उसका जिक्र किया, लंबा चौड़ी स्पीच दी उस पर।
तो क्या वजह क्या है इसकी? एक तो ये लेट हुआ ये, और दूसरा क्या राजनीतिक रूप से आपको लग रहा है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए बिल्कुल जी, ये बयान में कोई लेट नहीं हुआ है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पूरी पार्टी इसमें एक साथ खड़ी दिखी, और इस तरह के कोई भी छिटफुट घटना होते रहे हैं उसके विरोध में हम लोग बोलते रहे हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर कैसे मालूम है पार्टी आपकी एक साथ खड़ी है? बिल्कुल, पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं से बात बहुत मेरी भी मैं बात हुई मैं है। मैं बता रहा हूं, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी जो दो बयान उनका आया है जी, उससे पहले उन्होंने, जैसे अवधेश जी ने कहा कि गो रक्षकों को इस तरह से बोलना, उन्होंने 3 जुलाई को बोला कि आज जब से हमारी सरकार आई है तब से काफी कम हो गया है, स्मगलिंग को स्टॉप करने के लिए पूरी ताकत लगाया गया है, और लगभग 30,000 सोल्जर जो हैं बॉर्डर में और बढ़ा दिया गया वहां। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ और है। 90,000 कैटल जो हैं उनको सीज किया गया और 400 स्मगलर को पकड़ा गया। और इस तरह के एक उपाय जो है सरकार की तरफ से सेंट्रली ऑर्डर करके ये डिप्लॉय करके ये इसको स्टॉप करने का प्रयास किया गया। तो कहीं भी सरकार का नियत पे कोई अंगुली उठाने का कोई जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। दूसरा, जिस प्रकार का आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों बोलना पड़ा, आज देखिए एक घटना, पहले भी घटना होती रही, हजारों घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, हर एक पार्टी के लोग वहां जाके फोटो खिंचाते हैं। यहां एक डॉक्टर को खुलेआम मर्डर हो गया, वहां पर नहीं गए कोई, क्योंकि वो भटक रहे, कोई दलित नहीं था और ना कोई मुस्लिम था। मेरा ये कहना है ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है पहले तो ये बंद हो, और कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री आनंद जी, क्या प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण के लिए ये स्टेटमेंट दिया? आनंद जी, क्या प्रधानमंत्री भी दलितों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने वही कहा, आप मेरी बात को आप सुने नहीं, मैंने सुना, उसके बाद व्यक्त किया। अरे आप सुनिए, कोई भी जाति धर्म का हो, वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी जाति धर्म का हो उसके साथ कोई अन्याय ना किया जाए, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो। आज देखिए कुछ ईसाई लोग ही जाकर के चर्च में कुछ फटाका फोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, एक दो एसी जला दिया और कह देंगे कि कोई बजरंग दल वाले जला दी। एक भी बजरंग दल को सजा नहीं। तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को? मेरा ये कहना है, आप गिरफ्तार, आप सुनिए, आपकी सरकार है केंद्र में, अब आप ये बातें करते हैं तो लोग हंसेंगे सुनेंगे जो दर्शक देख रहे हैं। आपकी अपनी केंद्र में सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि ईसाई लोग चर्च में पत्थर फेंकते हैं, एक जिम्मेदार पार्टी, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद बजरंग दल का नाम लगाते हैं। जो लोग कर रहे हैं क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते हैं? ईसाइयों के साथ मेरा बैठना है, चर्च में जाना आना है, मैं सब लोगों से, मुस्लिमों के साथ नहीं बैठता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी चर्च के लोग बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि ये जो सरकार आई उसमें पारदर्शिता है, कोई भी जेन्युइन काम है रुकेगा नहीं, गलत काम होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आज जो आप देखिए कि जितने भी जेन्युइन एनजीओ वाले थे उनका पैसा आ रहा है, जो फर्जी थे, जो उल्टा सीधा काम करते थे, भक्तों के साथ आप क्या करने वाले हैं? वो भक्तों के साथ मारेंगे, उनको फांसी चढ़ाएंगे, जेल डालेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक होकर लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक के रुकना पड़ रहा है, लौट रहे हैं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ। घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया और उस तमाम पहलू पे बातचीत कर रहे हैं। समय अब इस विषय के लिए बहुत कम बचा है क्योंकि एक और विषय है, तो आखिरी टिप्पणी सभी मेहमानों से ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अवधेश जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आप इसका आने वाले समय में कैसे, क्या आप इसका सोल्यूशन क्या देख रहे हैं? सोल्यूशन का मतलब है कि इसका परिणाम क्या देख रहे हैं? और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस बयान पर इतना जोर किस लिए? टाउन हॉल में बयान दे दिया था, फिर रैली के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने के पीछे क्या कोई सोची समझी रणनीति है?
नहीं, उनकी तो सोची समझी रणनीति है ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि टाउन हॉल में ये क्वेश्चन भी उनसे नहीं किया गया था, प्रश्न भी दूसरा था। तो जाहिर है किसी और प्रश्न में जबरन इस बात को घुसाना, उसका तो अर्थ है ही है। अब मान देखिए, गुजरात एक रोल मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से पेश किया है। 2 दशक से ज्यादा समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल को देश भर में पेश किया जाएगा, उसके पक्ष और विपक्ष में वातावरण बना। अगर उस गुजरात में पराजय हो जाती है इस वातावरण के कारण, तो ये तो बहुत बड़ा धक्का होगा ना। और राज्य हार जाए, अगर गुजरात हार जाए, और तो इस समय प्रधानमंत्री के अंदर जो ये छटपटाहट पैदा हुई है कि जैसे गुजरात में बांध के दलितों को कुछ लोग पीट रहे हैं, हालांकि अब स्पष्ट हो गया, जो पकड़े गए हैं उनका स्पष्ट हो गया कि न भाजपा से कोई लेना देना है, न आरएसएस का है, न बजरंग दल का है। ये सब लोग बिल्कुल अलग के लोग हैं और उनका आइडेंटिफाई हो गया है। लेकिन जिस ढंग से इसको मुद्दा बना दिया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात कही ना कि दलितों के लिए हमने सबसे ज्यादा काम किया है, हमने अंबेडकर जी के 5 स्थलों को तीर्थ स्थल में बदला, इसलिए जो लोग दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, तो तरह तरह से हमले कर रहे हैं। तो उन्होंने एक आरोप भी लगा रहे थे कि हमको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। उसी में उन्होंने बादशाह और राजा का भी उदाहरण दिया है। तो वो दिया जरूर, लेकिन कुल मिला के कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। वो किसके अंदर क्रिएट हुआ है? जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो 1 मिनट के लिए लगा है कि चलो प्राइम मिनिस्टर से कड़ाई से बयान दे रहा है। विपक्षियों की परेशानी यह है कि कड़ाई से बयान देगा तो हमारा वोट कट जाए। लेकिन जो व्यापक संघ परिवार है और जो भारतीय जनता पार्टी और इसके समर्थक है, उनके अंदर इसका संदेश गलत गया है। इसका परिणाम यह होगा कि कार्यकर्ता आगामी चुनाव में यह संभव है कि वो उस ढंग से सक्रिय न रहे जैसे सक्रिय होते थे। जैसे बिहार में कार्यकर्ता जगह जगह निष्क्रिय हो गए, एक तो यह हो सकता है। दूसरा, जो गोरक्षा के नाम पर बने हुए देश में अनेक संगठन हैं, उनका जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलता था वो न मिले। उसी प्रकार से साधु संतों और बड़े बड़े ऐसे धार्मिक संगठन भी बहुत हिंदुत्व के नाम पर जो समर्थन कर रहे थे वो न करे, और इन सब का प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है। तो ये एक मेरा अपना मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का ये बयान जो है ये राजनीतिक रूप से उनके लिए नुकसानदायक है। इसको संतुलित करने की जरूरत थी। और जैसा उपेंद्र जी ने कहा कि दलितों की पिटाई हुई, आप उस दिन बोल सकते थे कि ये दलितों की पिटाई है, सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को छोड़ा न जाए, खत्म हो जाती बात, कार्रवाई हो जाती। लेकिन आप मंच पर जो चिल्ला रहे हैं उसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर उसी बयान में गो का कत्ल करने वाले, गाय की तस्करी करने वाले और गो भक्तों के साथ बुरे ढंग से पेश आने वाले के खिलाफ भी अगर प्रधानमंत्री ने इतनी ही कड़ाई से बोला होता तो इतना नुकसान नहीं होता। शकील साहब, आपको लग रहा है राजनीतिक रूप से भारत बीजेपी को इसका नुकसान होगा जो प्रधानमंत्री ने कहा? आखिरी टिप्पणी आपकी इस विषय पर। देखिए, अभी अवधेश जी ने कहा कि नुकसान होगा, हम भी मानते हैं नुकसान होगा, लेकिन नुकसान क्यों होगा ये बात सोचने की है कि जब इलेक्शन का कैंपेन था तो गौ रक्षा की बात हो, पिंक रिवॉल्यूशन की बात हो, और दूसरे सेंसिटिव इशू को आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम में हाई टेक पर ले गए थे, तो लोगों को उसी तरह से हाई टेक पर जायज और नाजायज काम करने के लिए लोग आमादा हो गए हैं। अब उनके ऊपर जब आप लगाम लगाने की कोशिश कीजिएगा तो रिएक्शन होगा, ये न्यूटन का लॉ है। लेकिन अब आप 2-3 चीज आइए, गौ रक्षा की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो गौशाला में हुआ है सब लोगों ने देखा, इतने राजस्थान में हुआ, राजस्थान में भी इन्हीं की सरकार है, किस तरह से हुआ और किस तरह के ये रक्षक हैं, सरकार बाज़ाब्ता कैसी कर रही है, लोगों को सामने आ रहा है। अब दूसरी बात आ जाइए कि पिंक रेवोल्यूशन की बात हुई। अब देखिए, पिंक रेवोल्यूशन की बात होती है, ये बात होती है, बड़ा दिमाग आदमी को हिंदुस्तान के कानून से बड़ा नावाकिफ है। सवाल यह है कि जो बीफ शब्द है, जो अंग्रेजी का निकला हुआ ये बीफ शब्द है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये चाहे गाय के मांस को, बैल के मांस को, भैंस के मांस को, और सबको ये बीफ कहते हैं। कई राज्यों में अलग अलग कानून है। कई राज्यों में गाय के मांस को तो हम समझते हैं सभी जगह, शायद एक आध जगह छोड़ के सब जगह बैन है, लेकिन जो बैल का मांस है या भैंस का मांस है, डिफरेंट जगह जो है वो उसके परमिटेबल है। और हिंदुस्तान में ये सरकार बनने के बाद जो मीट एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है।
जो बीफ का एक्सपोर्ट जो है अभी बढ़ा है, वो रिकॉर्ड सरकार का है, बता देगा 30% बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि वो एक्सपोर्टर जो हैं, जहां आप टारगेट करते हैं छोटे छोटे अल्पसंख्यक और दलित के लोगों को, ये एक्सपोर्टर 1 to 10 जो हैं उसमें वन ऑफ मुस्लिम कंपनी है, 1 से 10 में सब या तो हिंदू कंपनियां हैं, हिंदू उसके मालिक और प्रोप्राइटर हैं जो ये मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, जो कागता हैं। तो ये समझना चाहिए। और वो जो तीनों मास है, उस मास में इमीडिएट कोई आदमी देख के बता भी नहीं सकता है कि क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा अगर उसकी जांच पड़ताल की जाए तब शायद किसी को पता लगे। खाने वाले को भी नहीं पता चल सकता है, देखने वाले को भी नहीं पता चल सकता। तो ये तो कानून में ये पेच है। इसके बावजूद आप किसी को पकड़ लेते हैं कि गौमांस है, किसी को आप पकड़ लेते हैं कि कुछ है, और कुछ लोग तैयार हो गए हैं। तो ये पॉलिटिकल जो आपने सिचुएशन क्रिएट किया है, उसका ये नतीजा है कि आपको जोर जोर से चीख चीख के, चूंकि आदमी जब जिम्मेदार ओहदे पर बैठता है तो उस वक्त तो उसको नारों से ज्यादा लगता है कि पीस हो, सही तरीके से राज चले, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक मिनट आप पूरे होने दीजिए शॉर्टकट सवाल। लेकिन एक बात का तो जरूर ख्याल करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बातों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, लेकिन जैसा हमारे भाई ने कहा है कि एवरीथिंग अगर टाइम पर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो बाद में तो कोई मतलब है नहीं। आप हजार जोर से बोलते हैं और डोशियर कब बनेगा ही कुछ नहीं। 4 लोगों पर कार्रवाई हो जाए, एक मैसेज चला जाए, तो मैसेज तो जाएगा नहीं, इसलिए कि कार्रवाई और होने वाली नहीं है। कार्रवाई तो हुई है, गुजरात में सब अरेस्ट हो गए, नहीं मारे थे, मंदसौर में अरेस्ट हो गए। नहीं, डेली आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, इतने हिम्मत हो गई है लोगों की कि ट्रक के ड्राइवर को और छोटे छोटे लोगों को पकड़ पकड़ के और सोशल मीडिया पर वीडियो तो जारी करते हैं। स्टेट का फेलियर लेकिन है ना। अब कोई स्टेट हम नहीं कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पार्टी के स्टेट मैक्सिमम हिंदुस्तान में है। वो किसी स्टेट गुजरात में तो मार लगी, बिहार में तो पेशाब पिला दिया दलितों को। तो सवाल यह है कि वो मारने से ज्यादा अपमानजनक बिहार की घटना है या एक्शन तो नहीं लेंगे ना। लेकिन बिहार में कोई नेता नहीं गया, प्राइम मिनिस्टर के बयान पर एक्शन नहीं, चाहे बिहार सरकार, बिहार में हमने नहीं कहा, बिहार सरकार भी करे सबको, और राजस्थान सरकार भी करे, समस्या है ना, सबने करे। पार्टी की बात तो है नहीं, राज विषय है। मैंने पहले ही कहा कि राज का ये विषय है, लॉ एंड ऑर्डर। अगर प्रधानमंत्री इतना स्ट्रांगली कह रहे हैं तो ठीक है, दूसरी पार्टी के राज नहीं कर रहा, उनके पार्टी के राज पर एक्शन हो जाए, फौरन हो जाए, तो मामला मैसेज जाएगा। आज तक जितने बयान आए हैं वो बयान ऐसे ही गए। कैबिनेट में लोग बरकरार हैं, उनके प्रमोशन हो रहे हैं, डिपार्टमेंट अच्छे मिल रहे हैं, और आप चाहते हैं कि समाज में आपके बयान को सीरियस लिया जाए, तो नहीं लिया जाए। आखिरी टिप्पणी उपेंद्र जी, बहुत संक्षेप में, अगला विषय भी है। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कुछ न कुछ तो असर होगा ही, और हमें लगता है कार्रवाई जहां तहां शुरू हो गई। पंजाब का जो गोरक्षा दल का है अध्यक्ष है, क्या नेता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो असर पड़ेगा। लेकिन वही है कि एक दूसरा की काउंटर रिएक्शन ना हो जाए। इसको अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वो दिखलाया जाए कि हाँ प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई हो रही है, लोगों को सिर्फ प्रशासन को सहयोग करे, कानून अपने हाथ में मत ले, इस तरह का मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि वो गौ हत्या है ना, वो भी एक इशू है। ये नहीं कह सकते हैं कि वो इशू नहीं है, और वो चूंकि 80% आबादी है, हिंदुओं की आबादी है, और वो लोग गाय को विपुल जी जो जो भी गौरक्षक हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनको प्रोत्साहन भी किए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सारे के सारे नकली लोग मुट्ठी भर कहा है भाई, मुट्ठी भर जो लोग गलत हैं 80% पहले कहा था, लेकिन जो बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुट्ठी भर डैमेज कंट्रोल जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से इसको तस्करी को रोका जाए, क्योंकि अगर राज्य सरकार सही हो, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला है ना, यहाँ बात है जो उन्होंने बोला है, क्या पड़ी है, गोरक्षकों बोला है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो वहां के जो पुलिस है उनका आपस में भी मिली भगत रहती है, तब जा करके सोशल क्या होम मिनिस्टर ने बहुत बातें बोली। चलिए, इस विषय के लिए समय समाप्त हो गया है। अगले विषय के लिए आते हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। दूसरा मुद्दा आपको बता दें
जुड़ा हुआ है कश्मीर से। कश्मीर में जिस तरह की लगातार स्थितियां बनी हुई हैं, आज महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुई। उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों की सिंपैथी की आवश्यकता है और वहाँ के लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जो है वहाँ के लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के बीच एक पुल का काम कर सकता है संबंध बेहतर करने के लिए। इन तमाम पहलुओं पर, तमाम स्थितियों पर जो है बातचीत करते हैं। अवधेश जी, पहली टिप्पणी आपसे ही लेंगे। कश्मीर की स्थिति को लेकर के आज जो ये मुलाकात हुई है, इसमें कई सारे चीजें हैं, चूंकि समय कम है तो मैं चाहूंगा एक में ही अगर आप ये समेटें, क्योंकि कश्मीर में एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, अभी भी वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। बुरहान वानी के पिता ने कहा कि अब वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को जो है इस मुहिम में लगाएंगे। इधर जो है हाफिज सईद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत के जितने दूतावास हैं वहां से भारतीयों को वापस भेजा जाए कश्मीर को लेकर के। सलाउद्दीन कह रहा है वहां बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि परमाणु युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान थोड़ा साथ दे तो हम भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होगा। ये क्या कुछ हो रहा है, आपकी पहली टिप्पणी इस पर? देखिए, कश्मीर में हस्तक्षेप का समय निकलता जा रहा है, मेरा ये मानना है। ये जो महबूबा मुफ्ती की आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं है। ये मीटिंग जो है अगर इस पर हुई है कि कैसे वहां शांति स्थापित किया जाए, तो महबूबा का बयान उसके विपरीत है। महबूबा अटल बिहारी वाजपेयी को एक मोहरा बनाना चाहती हैं कि वाजपेयी की नीति ये नहीं थी कि लोग पत्थर चलाएं, लोग जो है पुलिस पर हमला करें और पुलिस मुंह ताकती रहे। वाजपेयी जी ने इंसानियत और कश्मीरियत की बात जरूर की थी, वो कोई भी करेगा, लेकिन इंसानियत और कश्मीरियत ये दोनों तरफ से दिखाने की जरूरत होती है। जो लोग पाकिस्तान पेड एजेंट हैं, पाकिस्तान के उकसावे में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का यह अंतिम समय है, क्योंकि जिस ढंग से 90 के दशक में गो इंडिया गो बैक लिखा जाता था, उसी ढंग से दीवालों पर लिखा गया और लिखते हुए जो आदमी दिखा उसको अरेस्ट करने की हिम्मत प्रदेश सरकार नहीं दिखा पा रही है। उसके बाद जो है लश्कर इस्लाम ने लिख दिया कि पंडितों यहां से अगर जिंदगी चाहिए तो यहां से बाहर जाओ। कुछ पंडितों को जो है विशेष कार्यक्रम के तहत दोबारा वहां बसाया गया था कि वो काम करें। अंत में वो ज्यादातर पंडित वहां से भाग चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां ये बता रही है कि आपको कश्मीर में एक क्लियर कट पॉलिसी बना करके अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। पाकिस्तान परस्त लोग उस पर उतारू हैं, पाकिस्तान का पूरा समर्थन है, वहां की सेना का समर्थन है। नहीं तो सलाहुद्दीन 6 महीना पहले उसका इतना वक्तव्य कहां आ रहा था। अचानक पिछले 2 महीने में सलाहुद्दीन उभरा है, वो रैलियां कर रहा है। आज कराची से उसका बयान आ रहा है कि युद्ध होगा तो उसमें न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए और पाकिस्तान साथ देने को तैयार है। इसलिए मेरा यह कहना है कि महबूबा मुफ्ती जब तक अपनी नीति नहीं बदलती, आज भी यही कह रही थी कि हमने जो मरहम लगाने का काम किया था उसको बढ़ाने, किस चीज का मरहम लगाने का काम? सवाल तो यह है कि भारत से अलग होने का भाव जो लोग रखते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उनको किस चीज का मरहम लगाना है? तो यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मेरे हिसाब से स्थिति हाथ से फिसलती जा रही है कश्मीर की। उसमें एक क्लियर कट, दृढ़ संकल्पित, सख्त एक्शन की और वो ऐसे एक्शन की कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, जरूरी है। और उसमें सबसे पहला कदम है कि हुर्रियत के जो ये उग्रवादी नेता हैं इनको गिरफ्तार करके और कश्मीर की जगह दूसरे राज्यों में ले जाया जाए और बाकी फिर वहां कार्रवाई हो। उपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी क्या है? आपको लग रहा है कि ये जो अभी कार्रवाई चल रही है कश्मीर में और लगातार उसमें और गर्माहट लाने का काम, माहौल खराब करने की कोशिश लगातार सीमा पार से की जा रही है, चाहे वो हाफिज सईद का बयान हो, चाहे सलाउद्दीन का बयान हो, ये ऐसा लग रहा है कि खुली छूट दी गई है। पहले कभी कदार अखबारों में कहीं छपता था कि हाफिज सईद को पीओके के पास देखा गया या हाफिज सईद ने ये कहा। अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रैली होती है, यूट्यूब उसमें चैनल बना रखा है, उस पर वो अपनी स्पीचेज अपलोड कर रहा है। सलाउद्दीन खुल करके रैली कर रहा है, बाघा बॉर्डर के पास में जो है लोगों को वो ब्रीफ कर रहा है। तो कोशिश जो की जा रही है, क्या सोल्यूशन, क्या आज की इस मुलाकात पर भी? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है उससे हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसे साफ लग रहा है कि वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पास है कि वो कोने में धकेल दिए गए हैं। जब किसी व्यक्ति को कोने में धकेल दिया जाता है उसके बाद वो जिस तरह की प्रतिक्रिया करता है उसी तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान कर रहा है। तो उन प्रतिक्रियाओं से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि वो जितना छटपटा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उसको हमें शांति से देखना चाहिए और समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कुछ और इस तरह से बके हो। क्योंकि जिस तरह से
ज़्यादा का ज़्यादा बोलने लग गए हैं, तो वो पूरा है कि अंदर से नर्वस हैं, उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो जितनी ताकत है वो लगा कर बोल रहे हैं। तो उससे तो पाकिस्तान जो कर रहा है, जो कह रहा है, उससे हमको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे हमें खुश होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमने जो भी पॉलिसी अपनाई है, खास करके इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को अलग थलग कर देने से उसका ये असर है, उसको छटपटाने दो, उसकी बात को सुन कौन रहा है। दूसरी बात है कि जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो कश्मीर में हमें पेशेंस से काम लेना होगा। ये इसमें है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको थका दीजिए, वो कितना वो करेंगे। हमने पंजाब में देखा है, और खास करके जब आतंकवादियों का बेस समाज में बन जाता है तो उसे कुछ दिनों के बाद समाज का उससे मोह भंग होने लगता है। ये हमने बिहार में भी नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक भूमि सेना बनी थी, तो उसने क्या किया कि उसको सोसाइटी में अपने पनाह दे दी भूमि सेना को, फिर सोसाइटी में जिन लोगों ने पनाह दी उसी को ये लोग खत्म कर, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उनसे रंगदारी वसूलने लगे। वही पंजाब में हुआ। पंजाब में भी जब पनाह मिला समाज में, तो वो लोग उन्हीं लड़कियों के साथ बलात्कार करने लगे, उन्हीं से पैसे की डिमांड करने लगे, उनके पैसे से अय्याशी बड़ा करने लगे। ऑपरेशन भी करना पड़ा। नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन से नहीं खत्म हुआ है। जब सोसाइटी ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है, और बंद करने का बड़ा कारण वही है, जब लड़कियों के साथ जब बलात्कार होने लग गया, उसके बाद लोगों ने पुलिस को, जो केपीएस की पुलिस थी, उसको बुला बुलाकर सूचना दे देकर लोगों ने मरवाया है। तो जब तक सोसाइटी से उसका सपोर्ट खत्म नहीं होता है, तब तक पुलिस भी बहुत ज्यादा काम नहीं करती। इसलिए कश्मीर में जो हो रहा है, हमको वैसे ही समझना चाहिए कि अभी इसमें पेशेंस का टाइम है। आप देखिए क्या वो कर रहे हैं। और जैसा कि अब सुनने को आ रहा है कि उसको पहले सपोर्ट बेस नहीं मिला हुआ था आतंकवादियों को, अब शायद सपोर्ट बेस ही मिल रहा है। ऐसी खबरें आ रही है कि उसको अब सटाने लगे हैं। जब वो सटेंगे फिर, क्योंकि वो तो कोई परवर्टेड लोग हैं, ज्यादा आतंकवादी लोग सब परवर्टेड लोग हैं, फिर उनके परवसन का शिकार जब समाज होने लगेगा तो समाज इसको खुद उठा करके बाहर फेंक देगा। तो हमें अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए। शकील जी, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को कश्मीर की, और जो इस तरीके से जिस तरीके से भुनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लगातार वहां से लोग भेजे जा रहे हैं यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए। देखिए, ये दो इशू है। एक तो कश्मीर और पाकिस्तान क्या कर रहा है वो है, और दूसरे कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वो दो अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान खुल के कश्मीर में डिस्टरबेंस पूरा कराने की पूरा प्रयास है। उसमें अब कोई ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाफिज सईद क्या कर रहा है और सलाउद्दीन क्या कर रहा है। आप समझिए कि पूरी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नॉन एंटिटी जो शक्तियां हैं, वो सब कश्मीर को अटैक कर रही हैं, कश्मीर के भारत से अटैक कर रही हैं। इसमें अब कोई शक है नहीं। उसका मुकाबला हमको करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर या शक्ति से, जवाब शक्ति से देने की है, वो करना चाहिए, उसमें कोई है नहीं। अब जहां तक ये कश्मीर को है, अब ये कश्मीर में मेरा मत थोड़ा भी भिन्न है। ये भिन्न है कि जहां भी दुनिया के किसी भी डिस्टर्ब क्षेत्र में आप देखिए, जहां जिस तरह की बात चल रही है, वहां आप पूरी शक्ति के साथ कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते हैं। यानी कि सेना को आप दे दीजिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए, आप 20% पॉपुलेशन को आप मरवा दीजिए, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, फिर उभरता है ये बात। तो आपको कश्मीर में खत्म करने के लिए वही उपाय है जो उपेंद्र जी ने कहा कि वहां की जनता को पहले तो आपको बैरियर तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से लोग हमारी जनता के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं बना सके, उसके लिए हम रोक लगावें, और उसके लिए जितनी गोलियां चलाएं वो हमारी सीमा को एकदम सुरक्षित करें। उसके बाद हमको ये करना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस शक्ति के साथ ऐसे एलिमेंट को चुनना पड़ेगा जो सेपरेटिस्ट हैं, जो दूसरों के एजेंट हैं, उन पर सख्ती से बर्ताव करना पड़ेगा। लेकिन आम जो शहरी है उसको किसी ना किसी तरह बचाना होगा, वरना कहीं भी एक्शन होगा और आम शहरी जो इस मुहिम से नहीं जुड़ा है, अगर उसके यहाँ भी किलिंग होती है तो भी जुड़ जाता है। मैं शकील साहब लेकिन समझना चाहूंगा, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा, बहुत सारे कमांडर का बयान सुना, उसमें कहा गया कि लोग महिलाओं को, बच्चों को आगे करके पत्थर फेंक रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं। ऐसे में
जो पुलिस वाले हैं या फिर मिलिट्री के लोग हैं वो क्या करें? इनको ढाल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आर्मी निपटे तो कैसे निपटे? ये तो स्ट्रेटजी है ना, हमारी सेना की भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारे पुलिस वाले हमारे से ज्यादा अक्लमंद है, वो स्ट्रेटजिकल ऐसा मुकाबला पंजाब में कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, कश्मीर में पहले कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। स्ट्रेटजिकल उनको करने के बाद सेना के ही लोगों को चाहिए कि आप बोलिए कि ऐसे एंटी एलिमेंट्स को सीधे तौर पर उनके ऊपर नकेल कसना चाहिए। मैंने तो कह दिया, बचे तो बचे, मरे तो मरे। मैं तो कह रहा हूं ना उसको बचाइए, लेकिन ये थोड़ी भाषण देने से नहीं है ना। दूसरा आपको चुनना पड़ेगा। दूसरा क्या, आप अगर कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाने के लिए प्रयास करेगी तो क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी नजर आएगी? अरे 370 बीजेपी ने हटाने का कब प्रयास किया? आज भी प्रयास नहीं करेगी कांग्रेस। आप थोड़ी कोई बोलने वाले ऑथराइज है, आप और मैं ऑथराइज पर्सन हूं कि मैं बोल दूं 370 पर कांग्रेस ये करेगी। आप ऑथराइज पर्सन है कि आप बोल दीजिएगा 370 बीजेपी का एजेंडा में है, 370 जब आएगा देखा जाएगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आप नहीं कर सकते। अभी मेरा ये कहना है, क्या एक्शन, क्या किस तरीके से निपटेंगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो जिस तरह से हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी वहां गए और वहां सीधे तौर पर उनका ही मंच में, चाहे वो जितना विरोध किए, जितना उल्टा सीधा करने का, आतंकवादी और सब लोग मिलके गृह मंत्री जी का विरोध किए, लेकिन वहां उनके छाती में चढ़ के उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और ये इसके ऊपर बात नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारा देश का एक अखंड पार्ट है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि चाहे आतंकवादी कोई भी हो, ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता है। कश्मीर में क्या करेंगे ये बताइए ना, भाषण दे क्या? नहीं भाषण दे के। दूसरा, कश्मीर में क्या करेंगे? कश्मीर में सीधे ये सेपरेटिस्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। पाकिस्तान के एम्बेसडर महबूबा मुफ्ती मरहम भेजना पड़ेगा वापस, कारखाना फैक्ट्री बना रही है, इनके साथ बंद करना पड़ेगा बातचीत, तभी जाके कश्मीर लगाएंगे। वो कोई अपॉइंटमेंट नहीं। हम ये जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए, सीधे तौर पर यहाँ के जो एम्बेसडर है उसको भेजना पड़ेगा और सीधे मुख्यमंत्री ने बाहर निकल के कहा कि मरहम लगाएंगे, तक कोई मरहम अलॉट करेंगे, वो सरकार साथ चलाएगी। सेपरेटिस्ट लोग जो दलाली करते हैं और देश के 10 सेकंड में समय समाप्त हो गया। अवधेश जी मैं चाहूंगा मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि कश्मीर 1990 के दशक में ना जाए, इसको रोकने के लिए ये माकूल समय है। अगर चूकेंगे तो फिर इसके लिए पछताएंगे। तो नहीं चूकने का अर्थ यह है कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट नेता हैं, जो कि कम से कम गो इंडिया गो बैक लिखते जो है देखे गए हैं, जो कि ISIS के झंडा लहराते देखे गए हैं, लश्कर तैयबा के झंडा लहराते देखे गए हैं, पाकिस्तान के झंडा लहराते देखे गए हैं, इनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इनको उठा करके कश्मीर से बाहर बंद किया जाए और बाकी वहां कार्रवाई हो। अगर ये सरकार नहीं करती है तो मान लीजिए सरकार कश्मीर नीति में फेल हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, उपेंद्र जी आपका, आनंद जी आपका, शकील साहब आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।